हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए डीएड स्पेशल एजुकेशन का फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 4। जैसा कि आप देख सकते हैं कोर्स 4 लिखा है यहाँ पे। और ये आपका जो सब्जेक्ट है ये है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि डीएड स्पेशल एजुकेशन में फर्स्ट ईयर में आपके सेकेंड सेमेस्टर का ये फर्स्ट थ्योरी पेपर है। सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर, और ये भी पेपर आपका कॉमन कोर्स होता है, यानी कि HI, VI और IDD ये तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। तो आज से आप लोगों को इसकी जो वीडियो मिलने वाली है वो पर डे मिलने वाली है, और आप लोग जल्द से जल्द इस पूरे चैप्टर को आप कवर करेंगे। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आप ये देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, जिसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। ये आपको 5 चैप्टर हैं। ये पांचों चैप्टर आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ना रहेगा। उसके बाद आप यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें एज और स्टेजेस डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, बर्थ टू चाइल्ड के बारे में। तो ये भी आपको 5 चैप्टर में पढ़ना रहेगा। ये आप देख सकते हैं पांचों चैप्टर आपको यहाँ आपको बहुत डिफिनीसन के साथ में, अच्छी व्याख्या के साथ में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। नेक्स्ट आपको यूनिट नंबर 3 पढ़ाया जाएगा, जिसमें साइकोलॉजी एंड लर्निंग होगा। और साइकोलॉजी के बारे में आप जानेंगे और उसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। थॉर्नडाइक कौन थे, पावलोव कौन थे, स्किनर कौन थे, इन सब के बारे में आप जानेंगे। पियाजे कौन थे, वाइगोस्की, बंडूरा, इन सभी के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो सब पढ़ेंगे। और आप लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सोशल बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो ये सारे जो यूनिट आपको पढ़ने हैं, इसमें भी 5 यूनिट पढ़ने हैं और पांचों यूनिट आपको अच्छे से कवर कराया जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो यूनिट नंबर 4, ये भी आपको साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर चिल्ड्रन विथ डिफरेंसेस डिसबिलिटीज, कि किस प्रकार के अलग अलग डिसबिलिटी हैं जो कि इफ़ेक्ट डालते हैं, वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे। जो कि आपके 4.1 और 4.2 वगैरह ये सब कवर करेंगे, जिसमें आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट होगा यूनिट 5, जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में सीखेंगे। और बच्चों के बिहेवियर के बारे में और बिहेवियर प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में पूरे। तो यहाँ भी आपको 5 चैप्टर देखने को मिल रहा है। ये पांचों चैप्टर हम कवर करेंगे। अगर हम देखें टोटल हमें कितना पढ़ना है, तो हमें इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग पेपर में टोटल 25 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। और ये 25 चैप्टर आपको जल्द से जल्द कवर कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। अभी अगर इसको पढ़ लेते हैं आप लोग, तो बाद में चल करके जब आपको पेपर देना रहेगा तो फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप दोबारा रिवीजन कर लेंगे तो भी आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट रहेंगी। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसका सब यूनिट है 1.1, जिसमें पूछा गया है डिफिनेशन मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं कि सब यूनिट हमारा जो था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। तो वही हमें पढ़ना है वृद्धि और विकास के बारे में। तो वृद्धि और विकास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मानो विकास की वह प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक जीवों के सभी पहलुओं का यहाँ पे अध्ययन भी किया जाता है। और उसमें जो परिवर्तन होते रहते हैं उन सभी परिवर्तनों का यहाँ पे स्टडी किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति या बालक है, जब वो जन्म लिया तो फिर जन्म से फिर उसके मृत्यु तक उसके सभी पहलुओं को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। अगर देखें तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो कि जीवन को हमेशा प्रयत्न बनाए रखती है, यानी कि हमेशा जीवन को चलाती रहती है।
मानव विकास जो होता है वो मनुष्य के शारीरिक रूप से भी होता है, उसमें संज्ञानात्मक रूप से भी होता है, मनोसामाजिक रूप से भी होता है। यानी कि जो मानव का विकास होता है वो विभिन्न पहलुओं में होता है, जिसमें आपका फिजिकल और उसके बाद आपका भावनात्मक या संज्ञानात्मक कह लीजिए या मनोसामाजिक, ये सभी जो आपके चरण हैं इन सभी पे ये डिपेंड होता है। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तब वो बहुत ही छोटा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, फिर शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, फिर उसके बाद वो बाल्यावस्था क्रॉस करता है। तो ऐसे ऐसे वो अपने जीवन में विकास करता रहता है। एक समय आता है कि वो वृद्धावस्था भी होता है और फिर मृत्युशैया तक भी जाता है। तो ये एक कह लीजिए कि मानव जीवन का विकास होता है जो धीरे धीरे उसके जीवन भर चलता रहता है। ये विभिन्न अवस्थाओं में विकास के रूप में चलने वाली प्रक्रिया होती है, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया आप लोगों को कि छोटे से बड़े होना, फिर बड़े से फिर वृद्धावस्था जाना या फिर प्रौढ़ावस्था तक जाना, फिर मृत्युशैया तक जाना, जिसमें व्यक्ति का जो शारीरिक होता है, मानसिक कौशल होता है, सामाजिक होता है या संवेगात्मक संज्ञानात्मक विकास होता है, ये सभी चरण इसमें शामिल होते हैं। कोई भी चरण अछूता नहीं रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति विकास कर रहा है तो उसमें उसका केवल शारीरिक विकास हो या केवल मानसिक विकास हो, उसमें इसके दोनों के साथ साथ उसमें कौशल विकास भी आते हैं, सामाजिक विकास भी आता है, संवेगात्मक विकास भी आता है इसमें, और उसके साथ साथ में भावनात्मक या कह लीजिए संज्ञानात्मक विकास, ये सभी चीज़ें उसमें एक तरीके से विकास कर रही होती हैं। शारीरिक विकास अगर देखें तो उसमें भी परिवर्तन देखा जाता है, और ये जो परिवर्तन देखा जाता है ये एक तरीके से मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। यानी कि दोनों पहलू इसमें शामिल होते हैं। वजन बढ़ना और शारीरिक ऊंचाई का बढ़ना यानी कि लंबाई का बढ़ना, या फिर शरीर में विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास होना, ये सभी क्या कहलाते हैं, वृद्धि और विकास कहलाते हैं। यानी कि विकास के अंतर्गत ही आता है और वृद्धि भी साथ साथ चलती रहती है। तो संज्ञानात्मक विकास में सीखना, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क करना, ये सभी शामिल होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत से व्यक्तियों में जो संगीत की प्रतिभा होती है वो भी शामिल होती है। इसका भी एक तरीके से विकास होता रहता है, और कुछ इसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं। इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि इनमें कुछ अद्भुत शक्ति होती है जिसका भी इसमें विकास होता रहता है, उससे वो आगे चल कर के अद्भुत कार्य भी करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के विकास की जो क्षमता होती है उसमें भी अंतर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का जो विकास पाया जा रहा है वैसे सेम किसी दूसरे व्यक्ति का भी विकास हो। अगर इस धरती पे जितने प्राणी हैं वो सभी प्राणी अगर विकास की अवस्था में हैं तो फिर वो विकास सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। या एक ही माँ के दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे जुड़वा पैदा हुए हैं तो उन बच्चों का भी विकास जो होता है वो भी अलग अलग तरीके से होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो किसी व्यक्ति का अगर जो विकास हो रहा है वो अक्सर शीर्षगामी होती है। शीर्षोगामी का मतलब ये होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर अगर उसका विकास हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, शीर्षोगामी बोलेंगे। किसी में कोई विकास शीर्ष पर होता है, इसीलिए प्रत्येक बच्चा और व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं और वह सभी व्यक्तिगत अंतर के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी का विकास जो हो रहा है वो सेम ही तरीके से हो, सिर से पैर की तरफ तो होगा ही, लेकिन सभी प्राणियों का सिर से पैर के तरफ ही शीर्षोगामी ही उनका विकास होता है। ऐसा नहीं है कि उनका किसी का पैर से सिर की ओर होगा, नहीं, सबका सिर से पैर की ओर ही होगा, लेकिन तब भी उनमें डिफरेंसेस पाए जाएंगे और व्यक्तिगत अंतर आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें किसी व्यक्ति या बालक का जो विकास होता है किसी एक तत्व या वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो भी विकास हो रहा होता है वो किसी एक चीज़ को लेकर विकास नहीं होता है। शरीर का अगर विकास हो रहा है तो पूरा शारीरिक पक्ष जितना भी उसमें अंग शामिल होंगे उन सभी चीज़ों का यहाँ पे विकास होगा। इसको अगर हम देखें तो दो भागों में बांटा गया है, एक वंशानुक्रम, एक वातावरण।
तो वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है, ये दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं मानव विकास पर, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इन दोनों चीज़ों का अपना योगदान रहता है। मानो जब जन्म से ही कुछ गुणों को लेकर पैदा होता है तो वो क्षमता और गुण के आधार पर ही उनके जैसे कि माता पिता के क्या गुण थे या उनके पूर्वजों में क्या गुण थे, उन सभी गुणों को लेकर ही बच्चा पैदा होता है। कुछ ना कुछ गुण वो अपने माता पिता का लेकर ही पैदा होता है। उसमें ये नहीं है कि जो सारे गुण मिलेंगे वो केवल आपको वातावरण से मिलेंगे, इन्वायरमेंट से मिलेंगे। कुछ जो आपको जो गुण मिलने वाले हैं वो वंशानुक्रम से भी मिलेंगे, यानी कि हेरिडिटी से भी बहुत सारे ऐसे जो गुण हैं या अवगुण भी कह लीजिए, अवगुण भी आता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में आते हैं, ये सभी चीज़ें विकास होता है। अगर जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसका जो ब्लड ग्रुप है या फिर उसको पता कैसे लगाएं कि ये इन्हीं का बच्चा है, तो इसमें क्या होता है कि एक डीएनए टेस्ट कराया जाता है और वो डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि हाँ ये इन्हीं का बच्चा है, या जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स ने डीएनए टेस्ट कराया कि हाँ ये मेरा बच्चा है कि बदल गया है या कोई और बच्चा है, तो फिर डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है। और डीएनए टेस्ट जो होता है, डीएनए जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तो इसलिए उससे बहुत आसानी होती है किसी भी बच्चे की पहचान करने की। अगर हम सामान्य उदाहरण देखें तो हम देख सकते हैं कि एक संतान की जो लंबाई होती है या चेहरे के जो गुण होते हैं उसके माता पिता से अक्सर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वो छोटे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर छोटे हो जाएं तो बौनापन कहा जा सकता है। लेकिन उनका अपने माता पिता से फेस मिलना या उनके जैसे ही उनकी चाल या कह लीजिए कि कैसे वो बैठ रहे हैं, वो सब भी गुण भी उनमें शामिल होते हैं। चलने फिरने उठने बैठने की भी उसमें कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ चेहरे का जो रंग रूप है वो भी कहीं ना कहीं माता पिता से मिलता जुलता है। और आँखों का कलर है तो वो भी जैसे माता पिता का कलर है तो बच्चों में भी दिखाई देते हैं अक्सर। और हाथ पैर की लंबाई हुई, शारीरिक लंबाई हुई, जैसा कि मैंने बताया, या फिर मानसिक गुण भी जो होते हैं वो भी अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं या पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। कुछ कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी हैं जो बुद्धि और व्यक्तित्व में भी अपने माता पिता के साथ मैच करते हैं। आगे बात करें वातावरण क्या होता है, वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पर। वातावरण का प्रभाव जो पड़ता है वो सामाजिक या भौगोलिक परिस्थिति को लेकर के बच्चे पर पड़ता है। अगर हम बात करें कि जो वातावरण है वो बच्चे में कौन कौन सी क्षमताएं विकसित कर सकता है, तो ये जन्मजात बच्चे किसी न किसी वातावरण में तो जन्म लेंगे ही, तो वो जन्मजात जो उनकी क्षमताएं होती हैं वो उस वातावरण में विकास कर रही होती हैं और उसी वातावरण के विकास पर निर्भर भी करेगा। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके आसपास या फिर जिस माहौल में वो पैदा हो रहा है उसका असर बच्चे पर अक्सर पड़ता है। और वहाँ से वो अगर अनुकूल वातावरण है तो उनकी क्षमताओं को अच्छे से विकास भी करेगा। अगर वो अनुकूल नहीं है तो वहीं उस बच्चे का जो विकास होगा वो रुक भी सकता है। शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या किसी अन्य प्रकार का कोई भी विकास हो, उसमें आपका जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंटल जो होता है वो अपना पूर्ण रूप से भागीदार होता है वहाँ पे। अगर हम आगे देखें तो जो भोजन होता है, जैसे कि जो परिवार में वो जन्म लिया है उस परिवार के लोग कैसा भोजन कर रहे हैं, उस भोजन पर भी उसके विकास निर्भर होते हैं। इसके साथ साथ जो उसकी संस्कृति कल्चर होता है वो कल्चर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। ये सब आपके इन्वायरमेंट में आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये सारे आपके हेरिडिटी से रिलेट कर रहे हैं। हेरिडिटी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये सभी आपके इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में आपकी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये सभी जो आपके पॉइंट वाइज दिखाए जा रहे हैं ये सभी आपके इन्वायरमेंट हैं आपके।
तो इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या मिल सकता है, भोजन मिल सकता है, संस्कृति मिल सकती है, कल्चर जिसको बोलते हैं, परिवार मिल सकता है, फैमिली कैसी है, फैमिली के लोग कैसे हैं, कैसे उनके जो आचरण हैं वो आप पर पड़ रहे हैं, ये सभी चीज़ यहाँ पे आपके डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद स्वास्थ्य वातावरण यानी कि हेल्दी इन्वायरमेंट, अगर हेल्दी इन्वायरमेंट है तो उसका भी इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ता है। फिर सोसाइटी, कैसी सोसाइटी है, समाज कैसा है, वहाँ का कैसे लोग हैं, उनका भी इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ता है। आगे बात करें तो पालन पोषण भी कहीं ना कहीं अपना पूरा योगदान करता है। और उसके बाद जीवन चक्र में घटित होने वाली घटनाएं, अगर पूरे लाइफ में जो जो घटनाएं घटती हैं उससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता भी है और इससे भी उसका बहुत विकास होता है। अनुभव के द्वारा भी उसका विकास धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जो विकास होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंसेस होता है, तो उससे बहुत कुछ सीखता है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनके माध्यम से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आगे बात करें तो वृद्धि और विकास की परिभाषा अगर हम देखें, क्योंकि डिफिनीसन उसमें पूछा गया है कि डिफिनीसन एंड मीनिंग्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो दोनों चीज़ों का पूछा गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वृद्धि और विकास जो होता है वो अक्सर गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो फिर वहीं से उसका जो विकास या वृद्धि होता है, दोनों चीज़ें चलने लगती हैं, यानी कि उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे पूरा होने लगता है, यानी कि वो स्टार्ट हो जाती हैं वहीं से और फिर वो जीवन भर चलती हैं। वृद्धि और विकास जो होता है वो मनुष्य के जीवन का एक अहम पहलू भी होता है। अब हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि क्या होता है? वृद्धि का मतलब ये होता है कि मनुष्य के शारीरिक अंगों का विकास होना। अगर शरीर विकास कर रहा है तो उसका मतलब वो वृद्धि है, जो मात्रात्मक हो सकता है, यानी कि उसको हम माप सकते हैं। जैसे आपकी लंबाई कितनी है, आप उसको इंची टेप से, या आप जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पर आपकी स्केल बना होता है, वहाँ भी खड़े होके आप उस चीज़ को माप सकते हैं। या आपका भार कितना है, कितने किलोग्राम के आप हैं, उस चीज़ को भी आप लोग वहाँ पे तौल सकते हैं कि आप कितने किलो के हैं, आपकी वृद्धि कितनी हुई है। तो ये एक तरीके से वृद्धि को हम क्या कह सकते हैं कि हम वृद्धि माप सकते हैं, या हम वृद्धि को जान सकते हैं, मापा तौला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करेंगी वृद्धि पर। लेकिन विकास को ऐसा नहीं किया जा सकता है, विकास को ना नाप तौल सकते हैं ना हम उसको देख सकते हैं। वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय में चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि जीवन भर चले, विकास जीवन भर चलता है लेकिन वृद्धि जीवन भर नहीं चलता है। और प्रत्येक व्यक्ति में इसको देखी भी जा सकती है कि व्यक्ति कितना बढ़ा। अगर उसको हमने नापा कि ये बच्चा यहाँ 1 साल में इतना बढ़ रहा है तो दूसरे साल में कितना बढ़ेगा, या इसका वजन 10 दिन में इतना था, अब 10 दिन बाद इसका वजन कितना है, तो हम इसको नाप सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकें कि एक व्यक्ति का हम दूसरे व्यक्ति के साथ में अंतर भी कर सकते हैं अगर हम केवल वृद्धि को देखें तो। और वृद्धि जो होती है मुख्य रूप से वातावरण पे भी डिपेंड करती है, इसके साथ साथ आपके हेरिडिटी पे भी डिपेंड करती है, यानी कि ये आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि दोनों यहाँ पे अपना कार्य ना करें, आपका हेरिडिटी भी शामिल होता है और इन्वायरमेंट भी शामिल होता है वृद्धि में। अगर हम वृद्धि की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार अगर हम देखें तो हर्बर्ट सोरेनसन ने क्या कहा है कि जो शारीरिक वृद्धि को बड़ा एवं भारी बनाया, या फिर इसको बहुत ज़्यादा भारी या बड़ा बताया है उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि जो है ये छोटा शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द भी है और इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफाइन भी किया है। अब हम बात करें हरलाक महोदय के अनुसार, तो हरलाक महोदय ने क्या कहा है? हरलाक महोदय ने कहा है कि जो आकार में परिवर्तन, अनुपात में पुरानी विशेषताओं का गायब होना और नए का अधिग्रहण करना ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। तो इनका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं तो बहुत से ऐसे गुण होंगे जो कि वो जन्मजात लेकर आया होगा, तो वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है या फिर उसका परिवर्तन हो जाता है, या फिर वो नए नए चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। जब उसके हाथ लंबे हो जा रहे हैं,
उसके पैर लंबे हो जा रहे हैं और उसका शरीर पूरा डेवलप कर रहा है, उसके भार में वृद्धि हो रही है। तो मान लीजिए जब जन्म लिया बच्चा तब वो 3 किलो का था, अब वो 30 किलो का हो गया, तो वो क्या है, नए भार को ग्रहण किया है। तो ये हरलाख महोदय का परिभाषा है वृद्धि के बारे में। आगे बात करेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर हम देखें तो जो वृद्धि होती है वो संरचनात्मक होती है और शारीरिक परिवर्तन इसमें देखा जा सकता है। इस प्रकार से वृद्धि का तात्पर्य हम संपूर्ण उसके किसी भाग के भौतिक आकार में वृद्धि से है और इसको हम माप सकते हैं। यानी कि जो शारीरिक पूरा एक ढांचा तैयार होता है मनुष्य का, उस चीज़ को हम माप तौल सकते हैं। ये क्रो एंड क्रो का कहना है। आगे हम बात करें HV मेरिडिथ के अनुसार वृद्धि के 5 प्रमाण इन्होंने बताए हैं, जिसमें आकार होता है जो कि सही है। वृद्धि जब करती है तो उसका आकार परिवर्तन होता है। संख्यात्मक होती है, यानी कि हम जब उसको मापते तौलते हैं तो वो एक संख्या के रूप में प्रदर्शित होती है, नंबर वहाँ पे आते हैं। हम कितने किलो के हैं तो वो मान लीजिए अभी हम 35 किलो के हैं तो ये 35 किलो नंबर आ जाता है, संख्या आ जाती है। प्रकार का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से वृद्धि हो रहा है, शारीरिक रूप से हो रही है या फिर मेंटल के तौर पे हो रही है, मेंटली जिसको बोल सकते हैं मानसिक तौर पे, या फिर अन्य किसी तौर पे हो रहा है, संज्ञानात्मक, भावात्मक या फिर आपका संवेगात्मक। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो इसको हम अलग अलग प्रकार से भी देख सकते हैं। स्थिति क्या होती है कि वृद्धि किस स्थिति में हो रही है, ये भी यहाँ पे डिपेंड करेगा। आकार ये भी है कि वृद्धि अगर होगा तो उसका कुछ ना कुछ आकार होगा जो कि हम देख सकते हैं। अब हम बात करें फ्रैंक ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वृद्धि जो हो रहा है वो किसी एक पक्ष को लेकर हो रहा है, सभी पक्षों को लेकर वृद्धि होता है। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी भी होता है, यानी कि धीरे धीरे वो बड़ा होता है और उसका शरीर भारी होता जाता है। और वृद्धि मात्रात्मक होती है जिसको हम माप सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग वृद्धि होती है, निश्चित समय तक चलती है, यानी कि एक उम्र सीमा तक चलती है। और वृद्धि की जो गति होती है वो एक समान नहीं रहती है, वो अलग अलग तरीके से वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की और मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। यानी कि शारीरिक वृद्धि को देखा जा सकता है, लेकिन मानसिक वृद्धि को यहाँ पर थोड़ा सा आप कह लीजिए कि IQ लेवल वगैरह निकालना होता है, तो थोड़ा सा शारीरिक वृद्धि आपको दिखाई देता है, मानसिक वृद्धि का IQ लेवल निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो वृद्धि के बारे में पढ़ा। अब हम डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का परिपक्वता के तरफ अग्रसर होना, यानी कि उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कैसे कैसे उसमें मैच्योरिटी आ रही है, ये चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। विकास जो होता है वो एक तरीके से मैच्योरिटी की ही प्रक्रिया होती है। अगर हम देखें तो विकास जो शब्द होता है ये बहुत ही परिवर्तनशील होता है। ऐसा नहीं है कि विकास परिवर्तनशील नहीं है। विकास आप जब देखेंगे तो विकास बहुत ही ब्रॉड है, ये आप छोटे लेवल पर नहीं जान सकते हैं इसको। इसका जो फैलाव है वो बहुत बड़ा है और इसमें एक एक से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कार्य कुशल और व्यवहार भी शामिल होता है। चाहे जो भी व्यक्ति या बालक है तो उसके कार्य कुशल या फिर उसकी जो व्यवहार होती है या व्यवहार समस्या होती है, सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एक प्रकार से हम कहें तो वृद्धि की अपेक्षा जो विकास होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। वृद्धि एक ही समय तक चलती है, एक निश्चित समय तक, यानी कि एक निश्चित समय आयु तक चलती रहती है, लेकिन विकास जो होता है पूरा ज़िंदगी भर चलता रहता है। और इसमें विकास में आपके वृद्धि भी शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि विकास हो रहा है तो वहाँ पे वृद्धि नहीं होगी, विकास है तो वहाँ पे वृद्धि होगी। अगर वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है तो जो विकास होगा वो गुणात्मक परिवर्तन होगा, यानी कि वृद्धि जो आपकी होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, लेकिन जो विकास होगा वो आपका कह लीजिए कि आज जितना हुआ कल उसका 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है।
तो वृद्धि और विकास जो होती है वो दोनों एक साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि मात्रात्मक में ही रहेगी और विकास जो होगा वो गुणात्मक में चलेगा। अब विकास की प्रकृति देखते हैं। विकास की प्रकृति क्या होती है? तो नेचर ऑफ डेवलपमेंट। विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, जीवन भर चलती रहती है। विकास जो होता है वो वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विकास होता है वो बहुत, उसका क्षेत्र ब्रॉड होता है। फिर विकास जो होता है गुणात्मक परिवर्तन की ओर लाता है, यानी कि उसमें आज मान लीजिए आपने बिजनेस किया है, तो बिजनेस में आपने आज अगर 10 रुपये का प्रॉफिट पाया तो कल आप 50 रुपये का भी प्रॉफिट पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप 10 रुपये आज पाए हैं तो कल भी 10 रुपये ही पाएंगे। तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। वो जितना आज आपको मिला कोई ज़रूरी नहीं है कल भी आपको उतना ही मिले, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। वृद्धि जो होता है वो विकास की प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि विकास हो रहा है तो वृद्धि नहीं होगी, ये दोनों होंगे एक साथ साथ। विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। विकास ऐसा नहीं है कि उसमें केवल आप शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष या शरीर का ही पक्ष आप देख सकते हैं, वो आपका अलग अलग लेवल पे अलग अलग विकास होता रहता है। आगे बात करें तो विकास की परिभाषा क्या है, ये स्किनर के अनुसार देखते हैं। स्किनर महोदय ने क्या कहा है? विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो हो रहा है वो लगातार तो हो रहा है लेकिन क्रमवाइज होता है। आगे क्रो एंड क्रो की बात करें तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि विकास का जो संबंध होता है वो वृद्धि के साथ ही होता है, और जो व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है वो वृद्धि के साथ ही देखने को मिलता है, यानी कि विकास जो है वो वृद्धि से अलग नहीं है। ये क्रो एंड क्रो का कहना था। अब हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के बीच में अंतर। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। एक तरफ आपका ग्रोथ रहेगा, एक तरफ आपका डेवलपमेंट रहेगा। तो ग्रोथ के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ग्रोथ क्या कहता है? ग्रोथ कहता है कि इसमें शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जो वृद्धि होती है वो वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को ज़्यादा यहाँ पे महत्व देती है, यानी कि शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि के हिसाब से होते हैं, ग्रोथ के हिसाब से होते हैं। और विकास जो होता है वो व्यक्ति में सारी चीज़ों का विकास करता है। ऐसा नहीं है किसी एक पक्ष को लेकर ये चले, यानी कि शरीर का पूरा भाग अगर विकास कर रहा है तो वो क्या किस में आएगा? डेवलपमेंट में आएगा। दूसरा है कि आपका जो वृद्धि होता है वो मात्रात्मक होता है, यानी कि उसको मापा तौला जा सकता है, लेकिन जो आपका विकास होता है वो आपका गुणात्मक होता है। मात्रात्मक पहलू के साथ साथ वो गुणात्मक पहलू भी होता है, यानी कि विकास को हम माप तो सकते हैं, लेकिन आज हमने जितना मापा है कल हम हो सकता है उससे कम भी मापें या उसका 3-4 गुना अधिक मापें। तो इसका गुणात्मक परिवर्तन होता है, जैसा आपने अभी उसकी परिभाषा में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, वो जीवन भर विकास की तरह कार्य नहीं करता है, यानी कि वृद्धि जीवन भर नहीं चलता है, एक आयु सीमा के अनुसार ही चलता है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि जो है वो अवरोध की स्थिति में आ जाता है, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन भर चलता रहता है। इसकी जो प्रक्रिया है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं होती है। आगे बात करें तो ग्रोथ जो होता है वो परिपक्वता के बाद में, वृद्धि का क्या होता है कि ये परिपक्वता के बाद में अक्सर रुक जाता है, यानी कि एक आयु सीमा के अंतर्गत ही चलती है, ये पूरा जीवन भर नहीं चलती है। लेकिन विकास जो होता है ये आपका जीवन भर चलता रहता है, यानी कि ये प्रगतिशील रहता है। आगे बात करें तो वृद्धि जो होता है वो कोशिकाओं के गुणन के कारण भी होती है, यानी कि शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं जो वृद्धि कर रही होती हैं वो वृद्धि पर ही डिपेंड करता है, यानी कि कोशिकाओं का, मांसपेशियों का या शारीरिक पक्ष कोई भी देखें तो जो उसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं वो सभी परिवर्तन आपके वृद्धि के कारण ही दिखाई देते हैं। विकास की प्रक्रिया अगर देखें तो इसमें परिपक्वता भी होती है, यानी कि धीरे धीरे ये बढ़ती है, परिपक्वता की तरफ ले जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये पर्यावरण के साथ साथ अंतःक्रिया दोनों पर ये निर्भर करता है, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ें निर्भर करती हैं विकास की प्रक्रिया में। आगे बात करें तो विकास जो होता है वो सेलुलर होता है, और विकास सेलुलर होता है
यहाँ पे विकास नहीं वृद्धि होना चाहिए था, मिसप्रिंट है थोड़ा सा ये। तो इधर आपका ग्रोथ है, इधर आपका डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ जो होता है वो सेलुलर होता है, और जो आपका डेवलपमेंट होता है वो संगठनात्मक होता है। सेलुलर का मतलब होता है वृद्धि एकल प्रक्रिया होती है, किसी एक पक्ष को लेकर वृद्धि होती है, लेकिन विकास जो होता है पूरे शरीर को लेकर के विकास होता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है, वृद्धि की जो विकास कह लीजिए, सॉरी, वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होता है, वो आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ग्रोथ हो रहा है तब तो समझ लीजिए कि शारीरिक पक्ष की जो प्रक्रिया हो रही है वो ठीक चल रही है, लेकिन अगर रुक जाता है तो वहीं पर व्यक्ति जो या बालक जो होता है वो बौनापन का शिकार हो जाता है। विकास जो होता है वो कह लीजिए कि हर तरीके से संभव होता है, विकास हमेशा होता रहता है। वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे वृद्धि आप नहीं वृद्धि पढ़ेंगे, विकास नहीं पढ़ेंगे। ये शरीर के विशेष पहलुओं को ही यहाँ पे देखा जाता है, जैसे कि व्यवहार में परिवर्तन, ये भी आपके वृद्धि के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर विकास देखें तो समग्र जीवों में ये पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल जीवों में ही पाया जाए, जीवों के साथ साथ हर क्षेत्र में देखा जा सकता है विकास को। लेकिन जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, वो केवल जीवित प्राणियों में ही देखा जाता है। तो ये था आपका वृद्धि और विकास में अंतर, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सब यूनिट 1.1 था। इसको हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में 1.2 मिल जाएगा, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 1.2 में हमें क्या पढ़ना है वो आप 1.2 में देखेंगे। 1.1 आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। तो इसमें जो बताया गया है वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में बताया गया। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उसकी परिभाषा भी बताई गई। इसके साथ साथ दोनों में डिफरेंसेस भी बताए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोगों को कोई भी शब्द समझने में या फिर कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर कमेंट करते हैं आप लोग तो जो भी प्रॉब्लम रहेगी आपकी, उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व भी किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्व मिल जाएगा। तो अभी आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे 1.2 के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और आपके जो भी साथी होंगे उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने साथियों को भी भेजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।